हम अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। अब बेटा मेरी तरफ ध्यान दो सभी लोग। अब तो सिचुएशन आपके पास है क्या, मेरे पास एक फाइनाइट लाइन चार्ज दिया हुआ है, हम लोग यहां पे लैम्डा डिफाइन करते हैं, दिस इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये आपके पास है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये कांस्टेंट आपके पास है। और मेरे पास यहां पर कोई एक पॉइंट दिया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ले लेते हैं, और ये कोई पॉइंट है पी, और ये फाइनाइट लाइन चार्ज ए बी वायर है आपके पास, और इसके कारण हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और आपके गिवन डेटा बताओ, ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये कुछ अल्फा और बीटा दिया हुआ है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ये कहानी है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हम इसके फॉर्मूले को तो याद करें, बट क्या यही है ना कि जब हम लोग एडवांस की बात करें तो बेटा आपसे वो कैलकुलेट भी करा लेगा, इंटीग्रेट भी करा लेगा। तो पहले इसके इंटीग्रेशन को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास ये सिचुएशन है, तो अब बताओ ऑब्वियस सी बात है, अब यार इसमें के क्यू बाई आर स्क्वायर तो नहीं लग सकता, क्योंकि उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, आप देखो अलग अलग चार्जेस को देखो, बताओ उसके लिए जो डिस्टेंस है बताओ अलग अलग है। अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो हम डायरेक्टली यार इसको क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली के क्यू बाई आर तो नहीं लगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो नहीं लगा सकते। कैसे करेंगे फिर? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग बात। तो अब इस केस के लिए मैंने क्या किया, यहां पर ये केस लिया, ये पॉइंट पी है यहां पे गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास डी, और यहां से मैं किसी जनरल एक्स पे गया, एक डिफरेंशियल मैंने डीएक्स लिया। अब बताओ डिफरेंशियल डीएक्स की बात करें तो यहां पर कुछ डी क्यू चार्ज मिलेगा हमें, और डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू डीएक्स। बेटा आप नोट करना बंद करो, मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक। अब अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं तो बताओ ये आपके पास कुछ यहां पर थीटा होगा, और यहां पर अगर मैं बात करूं ये थीटा है आपके पास, और ये आपके पास है ना, जब मैं फर्दर डीएक्स आगे गया तो एक डिफरेंशियल डी थीटा में मिला। अब बताओ अगर ये डी एक्स है, बताओ ये वाली डिस्टेंस आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगी। अब बताओ इस डी क्यू के कारण, बताओ डी क्यू की बात करें तो हम इस डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो +1 कूलम चार्ज रखा, तो इसके कारण बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ डी यही तो आई लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, बताओ डी की वैल्यू क्या होगी? अरे बोलो भाई, दिस इज के इंटू डी क्यू इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बताओ ये डी की वैल्यू आ गई, दिस इज के इंटू लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बताओ ये यही तो आएगा कुशाग्र। बताओ इस केस में अगर मेरे पास ये आ गया, अब इसको उठा के इंटीग्रेट कर दें, कर सकते हैं। मतलब मैं डी में इंटीग्रल ऑफ डी इज द फाइनल आंसर ऑफ ई ना। हाँ मतलब इंटीग्रल ऑफ डी का मतलब है ऑब्वियस है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, फाइनल आंसर होगा।
नहीं तो मैं डी को इंटीग्रेट ना करूं, डी को इंटीग्रेट करें ना, मैं सिर्फ इतना पूछा, बात की कहानी बात देखें, डी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा ओके, बताओ बेटा, हम डी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा किसी को ऐसा लग रहा है कि डी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते? सब लोग ट्राई किया करो, समझ, देखो अभी बहुत अर्ली स्टेज में हम लोग 12th के, अब 12th भी नहीं आया फिर तो सब कुछ निपट जाएगा भाई। अगर 12th सही करते रहोगे, थोड़ा थोड़ा 11th वाले पार्ट को कवर करते रहोगे, सब कुछ हो जाएगा, अभी टाइम है आपके। अगर यहां पे अगर तुमसे अगर ये इलेक्ट्रो निकला ना, तो इलेक्ट्रो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ईएम वेव, मतलब मोर देन 70% सिलेबस चला जाएगा आपका। थोड़ा इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए यार सभी लोग। हाँ कितने लोग कह रहे हैं नहीं इंटीग्रेट कर सकते? सुरेश बताओ क्यों? अरे मैं साइन के मैं डी को इंटीग्रेट करता हूं, मैं कंपोनेंट में क्यों जाऊं मैं? अरे तो वो जब इंटीग्रेट करेंगे तो अपने आप आ जाना चाहिए, नहीं आएगा? हम कंपोनेंट में क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं? आर्यन कौन देगा? अरे क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसको जब इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम माइनस अल्फा से प्लस कर देंगे, तो अपने आप वो प्लस माइनस हो जाएगा ना। हाँ बताओ पार्थ। अरे बेटा मैं ये नहीं पूछ रहा हूं इंटीग्रेशन कैसे, वो मुझे आता है, मुझे आता क्या नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं डी को इंटीग्रेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। बात इसकी नहीं कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे यार, वो तो मैथ्स की कहानी है यार। हम कह रहे कि क्या हम डी को, मेरे क्वेश्चन को तो समझो यार, कि हम क्या इस डी को इंटीग्रेट कर सकते हैं? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, इसके बाद हाँ ना अगर आप कह रहे हो कर सकते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। हाँ करेक्ट करना चाहते, हाँ बताओ। तुम सही बोल रहे थे लास्ट में तुमने, अब मैं करेक्ट करता हूं, मैं तब ध्यान दो, हम डी को कभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इस बात को पहले समझना चाहिए आपको। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है इस बात को समझो। देखो जब मैं किसी चीज को इंटीग्रेट करता हूं, जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई एक लेंथ है, कोई भी एक आपके पास, अब ये वेक्टर डी 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 कुछ भी है, बताओ ये डीएल है, ये डीएल है, ये डीएल, सब एक डायरेक्शन में है, तो हम इसको लगातार बताओ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूं, यहां पर ये आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और मैं यहां पर गया, अगर किसी इस पॉइंट पे गया, और इस पॉइंट के लिए मैंने जब इसे इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, तो बताओ ये वेक्टर आपके पास DE1 है, लेट से ये इधर आया, मैं थोड़ी देर आगे गया तो अब बताओ ये मेरे पास जो है ना, ये आपके पास DE2 इधर आया, मैं अगले की बात करूं, बताओ ये अगला यहां कहीं गया, बताओ इसके कारण DE3 ये आया। अब बताओ जब यार ये एक डायरेक्शन में ही नहीं है, तो तुम कैसे इन वेक्टर्स को ऐड, भाई कौन से वेक्टर्स को ऐड करते हो? जब आप कहते हो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो पैरेलल वेक्टर को सीधे ऐड, जैसे आपने कहा कि 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गए, फिर 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गए, तो आप क्या करते हो, 4 + 5 बोल देते हो, 9 होगा। भाई इंटीग्रेशन इज अ स्केलर सम ना, वेक्टर सम तो नहीं है ना। अब अगर तुमसे कहा जाए तुम 4 टुवर्ड्स ईस्ट गए और फिर नॉर्थ में 5 गए, तो 4 + 5 तो क्या कर पाओगे आप, क्योंकि वहां पे वेक्टर की बात आने लगेगी। तो बेसिकली ये जब अलग अलग डायरेक्शन में है, तो भाई हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, नहीं होगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन हमेशा एक स्केलर सम है, वो उन वेक्टर्स का होगा जो सेम डायरेक्शन में आपके पास है। तो फिर अब बताओ इसको क्या करें, फिर अब मेरे पास एक तरीका है कि हम इस केस में अगर इस डी की बात करें, ये एंगल थीटा, तो बताओ ये वाला एंगल आपके पास थीटा होगा,
तो बताओ ये एक कंपोनेंट आपके पास क्या आ गया, दिस इज डीई साइन थीटा। अब बताओ ये आपके पास डीई एक्स हो गया, हाँ या ना। और इसी तरह अगर मैं बात करूं यहां पर, बताओ ये आपका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, दिस इज डीई वाई, और डीई वाई बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज डी, दिस इज डी, डीई कॉस थीटा। बताओ वो यही तो आया। तो कहने का मतलब मेरे पास, अब बताओ ये जितने भी वेक्टर्स आएंगे, बताओ वो इसी डायरेक्शन में आएंगे या अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल एंटी पैरेलल मैनेज हो जाते हैं। और बाकी जितने कंपोनेंट है बताओ ये जो इधर आए, बताओ इन सबको मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूं। इसका ना डी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे हम, किसको इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे जो सब पैरेलल वाले हैं, और दूसरी बार हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, डी वाई को इंटीग्रेट करें। पहले ये समझ में आया कि हम डी को नहीं इंटीग्रेट कर सकते, डी एक्स और डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे, हाँ ना। अब 2 सेकंड, अब रुकना, नोट आउट मत करना। अब देखो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर्स, हाँ ध्यान दीजिए बेटा सब लोग, ये हम ई एक्स और ई वाई को डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो ई एक्स और ई वाई एक स्टैंडर्ड्स का एक्स वाई से कोई लेना देना नहीं। जब भी मैं कभी आपसे ई एक्स की बात करूंगा, ई एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू लेंथ ऑफ लाइन चार्ज। जो लाइन चार्ज उसकी लेंथ है उसके अलोंग ये पैरेलल वाला, वो ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पैरेलल टू लाइन चार्ज है आपके पास। और अगर मैं इस केस में ई वाई की बात करूं, ई वाई जो है ना क्या हो गया, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज। तो अगर मैं ई एक्स और ई वाई की बात करूं, अब इसका एक्स वाई से कोई लेना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं ई एक्स की बात करूंगा तो कंपोनेंट पैरेलल टू द लाइन चार्ज है, और ई वाई की बात करूंगा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द। कभी मैं एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं हमारा। हम जब भी ई एक्स और ई वाई की बात करें, पैरेलल टू लाइन चार्ज, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक। और ई एक्स हमें कब मिलेगा, जब हम किसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चा, डी एक्स को। और ई वाई आपको कब मिलेगा, जब हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, डी वाई। पहले बेटा इतना नोट करिए सब लोग क्विकली, आपके इस बुकलेट में इतना स्पेस नहीं होगा, नोटबुक में से पूरा कॉपी करिए। बस बुकलेट में हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट वहां पे नोट करेंगे, जिसको डायरेक्टली मगअप करेंगे हम लोग।
कंप्लीट कर लिया। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, सभी लोग नोट कर रहे हो बेटा, क्विकली नोट करो यार। ओके, अब देखिए ध्यान दे, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। हम EX को कैलकुलेट कर रहे हैं। EX को कैलकुलेट करने का मतलब हम किसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे? इंटीग्रेशन ऑफ DEX। बेटा DEX किसके बराबर था? इंटीग्रल ऑफ DE साइन थीटा, ये यही तो था। अब बताओ, अगर मैं प्रीवियस केस की बात करूं, बताओ यहां पर D की वैल्यू बताओ, ये यही तो है आपके पास। अगर D के K लैम्डा DX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, तो बताओ ये कितना आ जाएगा यार? दिस इज K लैम्डा इंटू DX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब देखो यहां पर दो वेरिएबल आ रहे हैं। एक वेरिएबल आपके पास क्या है? एक्स वेरिएबल, और दूसरा आपके पास थीटा भी होता है, एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन किस में करते हैं? एक सिंगल वेरिएबल में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बताओ मुझे कहीं ना कहीं इनमें से एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देखो, अब एक मेथड आपको हम बताते हैं, यहां पर हम सब्सटीट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन, अभी आप लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, बट ये मेथड हम लोग थोड़ा मगअप करेंगे। देखो यहां पर जो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल में बताओ tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? x अपॉन डी। बताओ x की वैल्यू d tan थीटा हो गई। अब बताओ इसे डिफरेंशिएट करते हैं। बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, x इज इक्वल टू, अगर d tan थीटा है तो हम कहेंगे इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा? d tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, तो इफेक्टिवली dx की वैल्यू क्या आ गई? d sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। पहले तो इस बात से सहमत सभी लोग? तो एक हमने रिलेशन यहां पे निकाल लिया कि dx को अगर हटाना चाहें तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ थीटा बात कर सकते हैं। अब देखो, अगर इन टर्म्स ऑफ थीटा बात कर सकते हैं अगर, तो यहां पर EX की बात करें, K लैम्डा बाहर आ गया, dx की वैल्यू d sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया, और x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? d tan थीटा। तो ये d स्क्वायर हो गया, कॉमन ले लें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ बच्चा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। बताओ ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। बताओ मेरे पास इंटीग्रेशन सिंप्लीफाइड हो गया आपके पास। तो जहां पर भी दो वेरिएबल आए, थीटा और एक्स आपके पास, तो आप वहां पे देखो कोई ना कोई एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, और उस ट्रायंगल में tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा कुछ भी लगा के आप थीटा और एक्स में रिलेशन फाइंड आउट कर लो। फिर जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है, बताओ उसको सिंपली दोनों तरफ क्या कर दो? आप डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ये मिल गया मुझे, बताओ दोनों तरफ में यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो बताओ उससे में क्या रिलेशन मिल गया? एक्स और थीटा में रिलेशन आ गया। बस इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन। अब मेरे पास देखो x का कंपोनेंट गायब, तो EX हमारे पास क्या आ गया? दिस इज K लैम्डा, एक d से d कैंसिल, K लैम्डा बाई डी इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। बताओ ये यही तो है, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब बताओ अगर ये इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा है अगर आपके, तो इस केस में बताओ बच्चा,
लिमिट क्या होगी इस केस में, क्या लिमिट रखें? ये तुम्हारे पास, हमारे पास मेन जो ओरिजिनल डायग्राम वो ये है, बताओ लिमिट, हमने थीटा में इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो लिमिट क्या होगी यहां पर? हाँ, माइनस बीटा से, तुमने राइट साइड में जा रहे हो कि माइनस बीटा से अल्फा या माइनस अल्फा से बीटा? देखो बेटा ध्यान दो, हमेशा लिमिट पे भी बहुत ध्यान दो। बताओ मैंने जो डी थीटा लिया है, बताओ डी थीटा मैंने ऐसे ही तो लिया है, थीटा ऐसे गए और फिर इसके बाद ही तो मैंने डी थीटा लिया। इसका मतलब जिधर मैं थीटा लेता हूं ये हमारा पॉजिटिव कन्वेंशन हुआ। अब बताओ अगर मुझे रॉड को स्टार्ट करना है तो कहां से स्टार्ट करना है? ए से स्टार्ट करना है। और अगर मुझे ए से स्टार्ट करना है तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट में मुझे जाना, अपोजिट। बताओ अपोजिट जा रहा हूं तो क्या होगा मेरे पास? माइनस। बताओ थीटा की इनिशियल लिमिट बताओ क्या हो जाएगी? बताओ क्या वो माइनस अल्फा हुई? और फाइनल की बात करें तो थीटा की फाइनल लिमिट अगर मैं बात करूं, बताओ थीटा फाइनल लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास? बताओ ये प्लस का बीटा, बताओ वो यही तो हुआ। तो लिमिट आपके पास क्या होगी? माइनस अल्फा से प्लस बीटा। कोई समस्या तो नहीं ना? तो यहां पे फाइनल अगर मैं बात करूं, दिस इज माइनस अल्फा से प्लस बीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चा, साइन थीटा का कॉस थीटा, सही बोला करो यार। दिस इज माइनस का कॉस थीटा, लिमिट अगर हम अप्लाई करें माइनस अल्फा से बीटा तो ये आ जाएगा दिस इज माइनस के लैम्डा बाई डी। और अगर मैं लिखूं कॉस ऑफ बीटा, और आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चा? बोला करो तो सही बोला करो, नहीं तो नहीं बोला करो। क्या होगा? कॉस बीटा माइनस का, बताओ कॉस ऑफ माइनस अल्फा, बताओ कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक। अब बताओ अगर मैं EX की बात करूं तो मेरे पास फाइनली EX आ गया, दिस इज के लैम्डा बाई डी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है, इससे हमें क्या पता चलेगा? ये पॉजिटिव जो हमने माना है वो डायरेक्शन है इसके। अब हम इसकी टेंशन अभी लेते ही नहीं है, हम सीधे सीधे बस इसका मैग्नीट्यूड याद रखेंगे। मॉड ऑफ EX किसके बराबर होता है? मॉड ऑफ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब बताओ मुझे क्या फर्क पड़ता है कि यहां पर वो कॉस अल्फा है या कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है या कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा है? हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? के लैम्डा बाई डी। अभी मॉड लगा लो, मॉड ऑफ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अल्फा ज्यादा है बीटा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास मॉड वैल्यू है सिर्फ। पहले तो इतनी बात से सहमत? कंप्लीट करो बेटा, क्विकली ये कंप्लीट करो और बाकी जिन्होंने नोट कर लिया वो लोग EY को कैलकुलेट करिए। डिफरेंशियल है अगर उसका दूसरा तरीका फिर है, तुम साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स रखो, फिर उससे पर उससे तुम्हारा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। ये ज्यादा आसान मेथड होता है। क्विकली बेटा EY का इंटीग्रेशन करिए सभी लोग। तो EY के लिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ DEY, इंटीग्रल ऑफ DEY बताओ क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ D
कॉस थीटा, तो डी की वैल्यू अगर रखें यहां पर, तो ये ई वाई हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रल ऑफ k इंटू लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ई वाई की अगर मैं बात करूं, दिस इज k लैम्डा बाय कॉस थीटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बताओ भाई, x इज इक्वल टू डी टैन थीटा अगर हम पुट कर दें यहां पर, तो यहां पर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मतलब ये पूरे इलेक्ट्रो में हमें सब्स्टिट्यूशन बहुत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो यहां से बताओ ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, दिस इज k इंटू लैम्डा कॉस थीटा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट। बताओ यहां से क्या आ जाएगा, ई वाई की वैल्यू बोलो बच्चा, के लैम्डा बाई डी इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट बताओ, ये आपके पास आ जाएगा माइनस अल्फा से प्लस बीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन के लैम्डा बाई डी साइन थीटा माइनस अल्फा से प्लस बीटा। तो यहां से ई वाई का फॉर्मूला आ गया, दिस इज के लैम्डा बाई डी कॉस साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा। आपको पता है क्या होता है, प्लस माइनस साइन अल्फा होता है भाई, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, दिस इज माइनस साइन थीटा। तो अगर ऐसा है तो मेरे पास फाइनली ई वाई की बात करें तो ई वाई का फॉर्मूला क्या आ गया, दिस इज के लैम्डा बाई डी। अब देखो यहां पे मॉड लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो प्लस में है, बट फिर भी मैं मॉड लगा लेता हूं। मतलब मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्स और मैग्नीट्यूड ऑफ ई वाई की बात करें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं और बिल्कुल हमें याद रखने में कोई डेरिवेशन नहीं याद रखना है, हमें फॉर्मूले याद रखें। ई एक्स की बात करें तो के लैम्डा बाई डी मॉड ऑफ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और ई वाई की बात करें तो के लैम्डा बाई डी मॉड ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। कंप्लीट करिए। बात करना बंद करो। हाँ कंप्लीट कर लिया। अब देखो एक बात समझना बेटा, सब लोग बात करना बंद करो। जो यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि मुझे ई एक्स का मैग्नीट्यूड पता चल गया, ई वाई का मैग्नीट्यूड पता चल गया, बट हमारे पास जो हमने जो केस लिया था, हमने यहां पर ई एक्स को लेट कर लिया ना, इधर ई एक्स है इधर ई वाई है, बट हम अभी इस बात से श्योर तो हैं कि ई एक्स इधर होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा, या हो सकता है बीच में माइनस आ रहा है, कभी इसकी वैल्यू जीरो भी हो जाए। मतलब हमें अभी इसके मैग्नीट्यूड को हमने जस्टिफाई कर लिया, बट डायरेक्शन को अभी हमें और डिफाइन करना पड़ेगा कि ई एक्स का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो अगर डायरेक्शन की मैं बात करूं
तो हम कभी डायरेक्शन इससे EX और EY से निकालते ही नहीं है। जब भी कभी भी क्वेश्चन आएगा मेरे पास, हम डायरेक्टली EX और EY के मैग्नीट्यूड को लिख लेंगे। डायरेक्शन के लिए हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प लेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या, अगर ये हमारे पास ये फाइनाइट लाइन चार्ज है, तो हम लोग यहां पर एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, ये इसकी सेंट्रल लाइन। अब बताओ अगर ये सेंट्रल लाइन है तो बताओ इस पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। अगर अल्फा बीटा जीरो, बताओ यहां पर EX की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो बताओ इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, बताओ तुम्हें यहां पर क्या मिल रहा होगा, बताओ सिर्फ EY कंपोनेंट ही तो मिल रहा होगा, हाँ या ना? सिर्फ EY मिलेगा, क्योंकि यहां पर EY की वैल्यू नॉन जीरो होगी, और यहां पर अगर EX की बात करें, मॉड EX की बात करें, तो वो आपके पास क्या है, जीरो है आपके पास। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो, कोई भी केस आपके पास दिया, हम सेंट्रल लाइन ड्रॉ करते हैं, और सेंट्रल लाइन पे हमेशा EX जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ EY मिले। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर इस रीजन में गया तो इधर चार्ज ज्यादा इधर चार्ज कम है, तो वो उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इफेक्टिव लाइन किधर बेंड करेगी, लेफ्ट में। तो यहां पर लाइन बताओ ये इस तरीके से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, ये इस तरीके से। ये यहां पर अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। इस केस की अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। ये यहां पर अगर मैं बात करूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से आपका। तो बेसिकली जैसे ही तुम सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर रहे होगे ना, आपके पास एक रीजन 1 ये बन जाएगा, रीजन 2 ये हो जाएगा आपके पास, रीजन 3 ये होगा आपके पास, और रीजन 4 ये आपके पास, और ये 4 रीजन में चला जाएगा। अगर वो सेंट्रल लाइन पे, तो आप डायरेक्टली बोलो कि EX जीरो है और सिर्फ EY की वैल्यू होगी, ठीक। अब अगर इस रीजन में आए, तो इस रीजन मैंने बताया टेंजेंट टू द लाइन, बताओ वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ ये एक तरीके से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, इसका बताओ, इसका मतलब EX बताओ किधर हुआ, लेफ्ट में। बताओ EY किधर आएगा इसका कंपोनेंट, बताओ क्या ये इस तरीके से आ रहा होगा, हाँ या ना? अब जैसे फोर्थ रीजन की बात की, फोर्थ रीजन में टेंजेंट ड्रॉ करोगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई आपके पास। अगर ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एक्स कंपोनेंट किधर आएगा, यही तो होगा एक्स कंपोनेंट। बताओ वाई की बात करें, बताओ वो कंपोनेंट यही तो हुआ आपके पास। मैं इस रीजन की बात करूं, बताओ यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो बताओ ये EX का डायरेक्शन, बताओ ये यही तो EX का डायरेक्शन हुआ। EY की बात करें, बताओ EY का। तो हर केस में हम लोग इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जिस भी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट अगर आपने ड्रॉ किया ही है, तो इसका एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया, और वाई कंपोनेंट किधर आएगा, अपवर्ड। बताओ वो यही तो आया वाई कंपोनेंट, हाँ या ना? पहले तो कंसेप्ट सभी हो क्लियर। अब लेट से इसी केस में अगर पूछा जाता है वो आपसे, कि वो आपसे यहां पर पॉजिटिव लाइन चार्ज के निगेटिव लाइन चार्ज की बात करता, निगेटिव लाइन चार्ज, बेटा जो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, EX का वही फॉर्मूला k लैम्डा बाई डी मॉड ऑफ cos अल्फा माइनस cos बीटा, EY का फॉर्मूला वही k लैम्डा बाई डी मॉड ऑफ sin अल्फा प्लस sin बीटा। बस निगेटिव का क्या हो गया, बताओ अब जो लाइंस यहां बना रहे होगे आप ना, बताओ लाइंस कहां टर्मिनेट हो रही होंगी, निगेटिव से। बताओ अब जो एरो का डायरेक्शन होगा, बताओ सिर्फ वो चेंज हो जाएगा, ये टुवर्ड्स द लाइन चार्ज। बताओ यहां पे बात करें, ये टुवर्ड्स द लाइन चार्ज, बताओ बाकी सब कुछ वैसे ही आपके पास रहेगा। अब बताओ एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं, बताओ यहां पर अब अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इस केस में बताओ EX किधर हो जाएगा, ये EX हुआ आपका। तो याद मत करो, ये डायग्राम बना, बताओ EY अब किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ होगा आपके। अब बताओ यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बताओ ये टेंजेंट ये ऐसे आया आपके पास। अब बताओ इसका पास वाला कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट, बताओ वो यही तो मॉड EX हुआ, और बताओ दूसरा वाला कंपोनेंट, बताओ यही तो मॉड EY हुआ। मैं यहां पर बात करूं, तो टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट हुआ आपका। बताओ पास वाला ये EX, बताओ यही तो हुआ आपके पास। बताओ EY की बात करें, बताओ ये EY आपके पास हुआ। मैं यहां पे बात करूं, बताओ ये टेंजेंट ड्रॉ किया, बताओ इसके लिए EX आपके पास ये आएगा, और EY की बात करें, बताओ EY कंपोनेंट आपके पास ये है। पहले तो
मेरी बात सभी को क्लियर है ना? तो ध्यान रखना, डायरेक्शन जैसे बहुत सारी बुक्स क्या करते, आप EX का वो फॉर्मूला कहते हैं cos अल्फा माइनस cos बीटा, याद रखो, फिर देखो कब पॉजिटिव है कब निगेटिव, उसके साथ मत करो ऐसा कभी भी। आप अपना मैग्नीट्यूड पहले आराम से कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद जो है ना, आप ये जो लाइन चार्ज बना उसकी सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे सेंट्रल लाइन ड्रॉ करोगे आपको बताया जाएगा रीजन 1 2 3 4 में किस रीजन में। अब जिस भी रीजन में, तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, देख लो टेंजेंट का एक कंपोनेंट EX हो गया, टेंजेंट का दूसरा कंपोनेंट EY। मतलब चाहे वो पॉजिटिव की बात की जाए चाहे वो निगेटिव की बात की जाए, मतलब एक फॉर्मूला बस हम EX EY का याद रखेंगे, डायरेक्टली हम उसके डायरेक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहले तो मेरी बात से पूरी क्लास सहमत? पक्का नोट करिए। लैम्डा कांस्टेंट हो, हाँ कंप्लीट कर लिया सभी ने? एक केस मैं दे रहा हूँ, बाकी लोग नोट कर दे, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग अटेम्प्ट करिए। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस दिया हुआ है, यहां पर एक पॉइंट P दिया हुआ है, और ये वाला एंगल आपके पास, ये डिस्टेंस D है, ये वाला एंगल 37 है, ये वाला एंगल 53 है, और आपको बताना है कि यहां पर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा। चालू हो जाओ।
बताओ ये वाला एंगल कम है, ये वाला एंगल ज्यादा है, इसका मतलब सेंट्रल लाइन की अगर मैं बात करूं, बताओ सेंट्रल लाइन ऐसे होगी, ये इसी रीजन में तो जाएगा आपके पास, हाँ या ना? ठीक, मतलब अगर यही एंगल, ये वाला एंगल कम होता, ये ज्यादा होता, हम इसको किधर रखते? बट आप डायग्राम पे मत जाओ, मतलब आप डायग्राम देख के इंटरप्रेट मत करो वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, आपको एंगल्स पे ध्यान देना होगा कि ये वाला एंगल स्मॉल है, ये वाला ज्यादा है, इसका मतलब ये किस रीजन में आ गया हो, इस वाले रीजन में आया हो। अब तो अगर ये इस रीजन में है आपके पास, तो जो ये सेंट्रल लाइन है यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, और इस रीजन की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बताओ ये ऐसे ही तो हुई आपके पास, हाँ ना? अब बताओ इसका मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है आपके पास, तो बताओ इसका एक्स कंपोनेंट किधर आएगा? राइट साइड। बताओ इसका वाई कंपोनेंट, तो इस बात से सभी लोग सहमत? तो देखो यहाँ पे मेन जो फाइट है ना, वो डायरेक्शन की फाइट है कि EX EY तो हम लोग मगअप कर लेते हैं, हम गलती कहां पे करते हैं, हम जब उसके डायरेक्शन की बात करते हैं तब वहां पे गलती करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला एंगल कम है, ये ज्यादा है, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर होते तो हम इस लाइन पे होते। अब ये वाला एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब हम इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और अगर इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको पता है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो इफेक्टिवली ये ऐसे ही तो आएगा आपका, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। हाँ बता बेटा। हाँ बेटा, तुम्हारे पास ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हारे पास अगर ये, तुम्हारे पास ये इक्वल एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, अब बताओ अगर तुम इसको इस रीजन में एंटर कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यार, तुम्हारे पास कौन सा एंगल इंक्रीज करेगा आपका? ये वाला ही तो एंगल इंक्रीज करेगा। अब देख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, मॉड EX बताओ क्या हो जाएगा बच्चा? दिस इज K लैम्डा बाई डी मॉड ऑफ, अब मॉड लगा है तो कौन पहले कौन बाद में कोई फर्क ही नहीं, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 37 माइनस कॉस ऑफ 53। आपको पता है ये स्टैंडर्ड 3 4 5, 3 के सामने वाला 37, ये 53, बताओ क्या वैल्यू हुई, बोलो बच्चा? K लैम्डा बाई डी कॉस 37 आपके पास कितना हो गया? 4/5 माइनस 3/5, बताओ दिस इज K लैम्डा बाय 5D। बताओ यहाँ पे मॉड ऑफ EY की बात करें, मॉड EY क्या हो जाएगा? दिस इज K लैम्डा बाई डी मॉड ऑफ, बताओ क्या हो जाएगा? साइन 37 साइन 37 प्लस का कॉस 37, कॉस नहीं नहीं यार, साइन 37 प्लस का साइन 53D। बताओ ये हो जाएगा K लैम्डा बाई डी, ये आ जाएगा साइन 37 3/5 प्लस का 4/5, बताओ कितना हो गया? 7 K लैम्डा बाय 5D। बताओ वो यही तो हुआ। तो यहां पर मॉड EX और मॉड EY की बात करें तो वो ये वैल्यू हुई आपके पास। अब बताओ अगर ये मॉड EX और मॉड EY की वैल्यू अगर आपके पास आ गई, यहां पर अगर मैं बात करूं, तो बताओ इस केस में, अब बताओ आंसर तुम्हें लिखना है तो E वेक्टर बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा? दिस इज, अब बताओ x है प्लस I में, तो क्या लिखेंगे? K लैम्डा बाई 5D, ये प्लस I कैप में आएगा, और प्लस का 7 K लैम्डा बाय 5D किस डायरेक्शन में? माइनस का J कैप। तो फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना होगा। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो मैक्सिमम फाइट है ना, वो डायरेक्शन की फाइट है, तो डायरेक्शन पे बहुत कंसंट्रेट करिए कि हमें डायरेक्शन कैसे जस्ट है। कितने लोगों का ये फाइनल आंसर बिल्कुल करेक्ट था? चलिए बाकी लोग बेटा नोट करिए। बेटा इस पूरी लेंथ का मिडिल पॉइंट है, जो सेंट्रल लाइन होती है, वो सेंट्रल लाइन पे ये दोनों एंगल बताओ क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात क्लियर ना? कम अगेन, किस किस साइड को हम शिफ्ट करें? हम इधर किसको क्यों नहीं ले रहे हैं? तुम्हारे पास तो ये वाला एंगल जो 53 वाला एंगल है, बेटा बात करना बंद करो, ये जो 53 वाला एंगल है और ये 37 है, बताओ 53 ज्यादा है 37 कम है?
अब बताओ अगर सेंट्रल लाइन पे हम लाई कर रहे होते तो सेंट्रल लाइन पे बताओ क्या होता, दोनों एंगल इक्वल होते। अब बताओ जब मैं इस साइड में शिफ्ट करूंगा, इस पॉइंट को इस साइड में शिफ्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल बताओ क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना, ये वाला एंगल डिक्रीज करेगा। अगर मैं शिफ्टिंग इधर कर दूं, बताओ इस केस में यहां पे बताओ क्या हो जाएगा, ये एंगल कम हो जाएगा, ये वाला एंगल इंक्रीज करेगा। उसी के बिहाफ पे शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में हाँ होगी ना, तो ये दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ड्यू टू द कंप्लीट लाइन चार्ज। अभी तुम समझो ना, अगर ये तुम्हारे पास है तो इफेक्टिवली इसके लेफ्ट साइड में ज्यादा चार्ज है, इसके राइट साइड में कम चार्ज है, तो इफेक्टिवली बताओ अगर राइट लेफ्ट में ज्यादा है तो नेट में फील्ड किधर आएगी, राइट डायरेक्शन में तो आएगी तुम्हारे पास। भाई इफेक्टिवली ये देखो ना, यहां पर ये चार्ज ज्यादा है और ये वाला चार्ज कम दिया हुआ है, तो अगर इधर चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा रिपेल करेगा, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, प्लस एक्स एक्सिस में आएगा तुम्हारा। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का? मैं बेटा इस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हम लोग जो है ना ये फॉर्मूले तो मगअप कर लेते हैं ई एक्स और ई वाई के, हम फॉर्मूले के हिसाब से अपना तुरंत आंसर लिख लेते हैं। गलती कहां पे होती, जहां पे हम डायरेक्शन की बात करते हैं, बस वही हमारा गलत हो जाता है। पूरी क्लास सहमत मेरी बात से? कंप्लीट करो। बेटा ये फोन और वॉच अगर ये सबसे पीछे बैठा करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो पे बिल्कुल मत बैठा करो, अगर अटेंटिव होके नहीं बैठ पाते हो, क्योंकि मेरे बहुत रीच में हो तो थप्पड़ लगते देर नहीं लगेगी। अब देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग, हाँ यहां तक कहानी सभी को क्लियर पूरी तरह? कोई डाउट इसमें किसी को? अब देखिए इसी में भी एक और केस हम लोग करते हैं, ध्यान दो सभी लोग। सिचुएशन देखो हमने क्या ली, देखो अभी तो हमने बेटा बात करना बंद, हमने क्या किया, जो मेरे पास पॉइंट था, वो जो लाइन चार्ज था ना, विद इन लाइन चार्ज हमने उस पॉइंट को रखा था। अब इसी इसी मतलब फाइनाइट की मैं बात करूं, तो फाइनाइट बेटा आप पहले वाले को केस 1 बोल दो, इसको मैं केस 2 दे रहा हूं। जहां पे मैंने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज, उसको केस 1 कर दीजिए आप लोग। ये आपके पास क्या हुआ, ये जो मैं केस की बात कर रहा हूं, ये हमारे पास केस 1 हुआ। अब देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, अगर केस 1 की अगर मैं बात करूं यहां पर, केस 1 हो गया, केस 2 समझिए क्या है आपके पास। अब केस 2 में हम लोगों ने क्या किया, ये फाइनाइट लाइन चार्ट, बेटा सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, ये ए बी है। अब मैंने जो पॉइंट है ना, वो विद इन लाइन चार्ज नहीं लिया, हमने उसके बाहर लिया इसे, मतलब मेरे पास ये जो पॉइंट है, अब ये सिचुएशन है, मतलब अब अगर इसके मैंने इसको नाम क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा। अब बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, बहुत ध्यान देना बेटा। तो वो सेम केस वही है, बस पिछली केस में क्या था, हमारे पास वो पॉइंट मिडिल में लाई कर रहा था, तो एक एंगल जो है ना आपका क्लॉकवाइज में था, एक एंगल बताओ क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। और इस केस में अगर मैं बात करूं, बताओ दोनों एंगल आपके पास बताओ क्या हो गए, वो दोनों एंगल आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में हो गए। अब मैं इसे इंटीग्रेट नहीं करना चाहता आर एन, अब मैं इंटीग्रेट नहीं करना चाहता, तो मुझे डायरेक्टली बता सकते हो इस केस में ई एक्स और ई वाई की वैल्यू क्या होगी, और कोई नहीं बोलेगा। कैसे मतलब इंटरप्रेट कैसे किया तुमने? ये तो गलत तरीका था,
पहला वाला, सेकंड वाला मैं सुन लेता हूं क्या है, और कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? मतलब विदाउट डूइंग इंटीग्रेशन में डायरेक्टली वैल्यू ई एक्स और ई वाई की कैसे इंटरप्रेट, और कोई? हाँ बताओ। तो क्या करें? सही बात। देखो बेटा ध्यान दो मेरी तरफ सभी लोग। देखो पिछले वाले केस पे हम लोग चलते हैं, और जब मैं इस केस की बात कर रहा था यहां पर, तो यहां पर जब मैंने लिमिट की बात की थी, भाई कहां है लिमिट, यहां पर बताओ, यहां पर इनिशियल लिमिट माइनस अल्फा थी, फाइनल लिमिट प्लस बीटा थी। बताओ इंटीग्रेशन में जनरल एक्स पे डीएक्स, बताओ वो कुछ तो यहां पर भी हम वही करेंगे आपके। बस यहां पर इनिशियल लिमिट माइनस अल्फा है, फाइनल लिमिट प्लस बीटा है। अब जो मेरे पास केस है आपके पास, मैं अगर इसकी बात करूं तो बताओ यहां पर इनिशियल लिमिट बताओ क्या है, थीटा इनिशियल। बताओ अब मैं जो भी थीटा लूंगा बताओ इसी डायरेक्शन में तो लूंगा, दोनों का सेम सेंस है। बताओ थीटा इनिशियल प्लस अल्फा होगा, और यहां पर थीटा फाइनल लिमिट की बात करें, बताओ वो लिमिट आपके बताओ प्लस बीटा तो हुई। बताओ सब कुछ एज इट इज है आपके। देखो अभी भी जनरल थीटा पे हम जाएंगे, यहां से जनरल एक्स की बात करेंगे, वही हम यहां पर एक dx की बात कर रहे होंगे, एक यहां पर एक डिफरेंशियल एंगल की बात कर रहे होंगे। बताओ ये सब कुछ वैसे ही रहेगा आपके पास। बस यहां पर जो फर्क आएगा, वहां पर लिमिट थी माइनस अल्फा से प्लस बीटा, और यहां पर लिमिट है प्लस अल्फा से प्लस बीटा। तो बस इतना करते हैं, प्रीवियस केस में जहां अल्फा था, बताओ अल्फा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस अल्फा, और बीटा में कोई रिप्लेस नहीं करना, बीटा बताओ एज इट इज रहेगा, हाँ ना? अरे बोलो भाई, पक्का? तो मेरे पास जो फॉर्मूला था मॉड ऑफ ई एक्स वाला, बताओ दिस इज के लैम्डा बाई डी, मॉड ऑफ साइन अल्फा था, अल्फा की जगह माइनस अल्फा रखो, नहीं नहीं ई एक्स है, सही बात, कॉस ऑफ माइनस अल्फा माइनस कॉस बीटा, बीटा में कोई चेंज नहीं। अब बताओ फर्क नहीं पड़ता, कॉस ऑफ माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा, तो ई एक्स बताओ एज इट इज रहा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। और यहां पर अगर ई वाई की बात करें, तो ई वाई ये आपका ई एक्स का फॉर्मूला, मतलब मेरे पास अगर ई एक्स कंपोनेंट की बात करें, तो मेरे पास चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ई वाई की बात करेंगे, ई वाई के फॉर्मूले में के लैम्डा बाई डी मॉड ऑफ साइन ऑफ माइनस अल्फा प्लस ऑफ साइन बीटा, बताओ साइन ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा, तो बताओ यहां पर मॉड ई वाई की बात करें, बताओ दिस इज के लैम्डा बाई डी मॉड ऑफ साइन ऑफ बीटा। अब मॉड लगा यार, तुम साइन ऑफ बीटा माइनस साइन अल्फा लिखो या साइन अल्फा माइनस साइन, क्या फर्क पड़ता है? बस अब डायरेक्टली हम ऐसे याद रखेंगे, अगर आपके पास एंगल अपोजिट सेंस में है तो ई एक्स में निगेटिव साइन आता है, ई वाई में पॉजिटिव साइन आता है, और अगर दोनों एंगल सेम सेंस में है तो ई एक्स में भी निगेटिव साइन आएगा और ई वाई में भी निगेटिव। इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे मगअप कर लेंगे। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत? नोट करिए बेटा। फिर तुम्हारे पास बताओ, प्रीवियस केस में लिमिट माइनस अल्फा से प्लस बीटा थी, इस केस में लिमिट प्लस अल्फा से प्लस बीटा है। बताओ अगर पुराने वाले केस में अल्फा की जगह माइनस अल्फा रख दोगे तो लिमिट प्लस अल्फा में कन्वर्ट हो गई, बस इसीलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया। बेटा बात करना बंद करो। अलग अलग निकाल लो ना, दो तुम्हारे पास है, उनको अलग अलग कैलकुलेट कर लो। अब वो सब्ट्रैक्ट होंगे ऐड होंगे, वो तो वेक्टर है। हाँ कंप्लीट। अच्छा अब इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चा?
देखो डायरेक्शन में यार कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो डायरेक्शन की बात करें, अगर ये आपके पास लाइन चार्ज है, ये पॉइंट अगर यहां पर ये पॉइंट है, ये ए बी है, तो इसकी सेंट्रल लाइन आपके पास ये हुई, और अगर ये सेंट्रल लाइन है तो ये वाला पॉइंट इसके किधर लाई कर रहा है, लेफ्ट में लाई कर रहा है, लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही तो होंगी आपके पास। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइन है आपके पास, तो बताओ यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर ये है, तो बताओ यहां पर मॉड ई एक्स का वेक्टर बताओ क्या हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में, और ई वाई का आपके पास डायरेक्शन बताओ क्या हो जाएगा, मॉड ई वाई। बताओ डायरेक्शन का वही फंडा है आपके पास, हमेशा सेंट्रल लाइन ड्रॉ करो, सेंट्रल लाइन के लेफ्ट के इधर ऐसी लाइंस होंगी और इसके राइट में आपके पास लाइंस इधर। पहले तो मेरी बात से सभी लोग सहमत? मतलब केस 1 के हिसाब से इसका भी डायरेक्शन हम लोग इजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं। कोई समस्या इसमें किसी को? क्विकली बेटा नोट करिए। बस एक केस और करते हैं, इसके बाद क्लास ओवर करते हैं। चलो बेटा मेरी तरफ ध्यान दो, मैं हटा रहा हूं बेटा, बाकी आप लोग पीडीएफ से नोट करिएगा। केस 1, केस 2, केस 3, बात करना बंद करो। अगर मैं बात करना बंद करिए, केस 3 की अगर मैं बात करूं, केस 3 आपके पास है क्या? ये ए बी आपके पास लेंथ है, ये एल लेंथ है आपके पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी वही लैम्डा है, और यहां से ये आपके से एक ओ पॉइंट है, यहां से ए डिस्टेंस पे आपको बताना है ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्विकली कैलकुलेट करो। अब देखो यहां पर ई एक्स और ई वाई का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा आपके, क्योंकि अब ये सेम लाइन में आ गया आपके। तो इसको करने का एक ही तरीका, बताओ यहां पे +1 कूलम चार्ज रख लेते हैं। बताओ यहां से किसी जनरल एक्स पे गए, एक डिफरेंशियल अपने यहां पर dx लेंथ ली, बताओ dx लेंथ ली, बताओ यहां पर कितना चार्ज आ गया, dq विच इज इक्वल टू लैम्डा dx। अब बताओ एक dq चार्ज ये दिया हुआ है, और यहां से x डिस्टेंस पे बताओ यहां पे +1 कूलम चार्ज है, तो इसके कारण बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो d आएगी, बताओ वो क्या आ जाएगी, k इंटू डी क्यू इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? तो अगर d आ गया तो d की वैल्यू हो गई k डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ d की वैल्यू लिख सकते हैं, दिस इज k इंटू लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? बताओ स्टार्ट कहां से होगा, x की इनिशियल लिमिट a, और कहां पर एंड हो रहा होगा ये a प्लस एल। तो लिमिट हो जाएगी यहां से a से a प्लस एल। तो e की वैल्यू इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, -1 अपॉन ए, और ये हो जाएगा a से a प्लस एल। तो e की वैल्यू हो जाएगी माइनस के लैम्डा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन मैं नहीं, ये आएगा आपके पास 1 अपॉन ए प्लस एल -1 अपॉन ए, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल। अब इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं, अब तुरंत के तुरंत इसे डिराइव कर लोगे, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। बताओ मेरी बात से सभी लोग सहमत? कंप्लीट करो।
अब बताओ इसी को हम सेमी इनफाइनाइट कर दें। सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है बच्चा? एक एंड हमारे पास है और दूसरा एंड बताओ कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी। बताओ एक तरीके से यहां पे एल बताओ कहां को टेंड कर रहा होगा? इन्फिनिटी आपके पास टेंड कर रहा होगा। तो बताओ इस केस में अगर मैं यहां पर बात करूं तो बताओ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? दिस इज के लैम्डा 1/a माइनस का 1/a प्लस एल। बताओ यहां पे ये वाला टर्म आपके पास क्या हो गया? 0। तो बताओ यहां पर ई की वैल्यू बच्चा क्या आ गई आपके पास? ई इज इक्वल टू के लैम्डा बाय ए। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मेरे पास फाइनाइट लाइन चार्ज है तो टोटल 3 केसेस है मेरे पास। एक केस जहां पे मिडिल रीजन में लाई करता है, एक उसके लेफ्ट में या फिर राइट में लाई कर, और तीसरा क्या है उसी लेंथ के अलोंग लाई करता है। तो इसके लिए मैं कोई याद करने के डायरेक्टली हम लोग इसे अप्लाई करके कंप्लीट कर दे। मेरी बात से सब लोग सहमत? तो बेटा ये आपको पार्ट होगा, इस पे बेस अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आप अटेंड करते हो। नेक्स्ट टाइम पे फिर इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे।